ओके, सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ अकाउंटिंग टर्म्स की बात करेंगे कि बिजनेस, कॉमर्स, अकाउंट, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। जो हम लोगों ने अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, प्रोप्राइटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वो इस प्रोप्राइटर जो बिज़नेस में पैसा लगाता है, जो रिस्क उठाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे किसकी, कैपिटल की। जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है, कुछ भी अपने जेब से अपने बिजनेस में लगा दे, उसे हम कैपिटल कहते हैं। और ये वर्ड इसी वजह से आया है क्योंकि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट होता है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हम लेके चलते हैं कि भाई बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखो हम लोग बात करेंगे थर्ड, ड्राइंग। सब लोग को ड्राइंग पता है। अगर बिजनेसमैन वहीं अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ निकाल लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग बात किए थे एसेट्स की। एसेट्स कितने तरह के होते हैं। एसेट्स होता क्या है, पहली चीज़ तो कोई भी रिसोर्स, कोई भी प्रॉपर्टी विच हेल्प अस टू अर्न रेवेन्यू, जो हमें रेवेन्यू कमाने में हमारी हेल्प करता है, वो प्रॉपर्टी, वो रिसोर्स हमारे लिए एसेट है, ठीक है। फिर हम लोग ने इसमें क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया था, करंट एसेट्स है ना, फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स है ना, टेंजिबल एसेट्स और वेस्टिंग एसेट्स। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन, ठीक है। करंट एसेट ऐसी एसेट जिससे हमें विद इन अ ईयर हमें बेनिफिट मिल जाए, जिससे हम प्रॉफिट कमा लेते हैं साल भर के अंदर। और फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, फिक्स्ड एसेट्स की, जिससे हम लोग सालों साल हम प्रॉफिट कमाते हैं। अगर कोई ऐसा रिसोर्स है, ऐसी प्रॉपर्टी है, तो ऐसी एसेट है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स विच वी कैन नॉट सी एंड टच, नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है, बट हम लोग एक नई डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, विच डज़ नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऐसी एसेट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसी को हम लोग इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब उसके एग्जांपल्स थे, ठीक है। नेक्स्ट टेंजिबल एसेट सब लोगों को क्लियर है भाई, जाहिर सी बात है, अगर हम बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कैश, स्टॉक की बात करें, सब टेंजिबल एसेट्स में आते हैं। और वेस्टिंग एसेट्स विच आर इन एग्जॉस्टिंग इन नेचर, जो किस नेचर की है, एग्जॉस्टिंग, जो ख़त्म हो रही है। देन हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, देन लायबिलिटी। ओके, लायबिलिटी में हमने पढ़ा था करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो अगर हम लोग बात करें कि इसकी लायबिलिटी विच वी हैव टू पे, जो हमें पे करना है, उसी को हम लायबिलिटी कहते हैं। अगर हमें साल भर के अंदर पे करना है, करंट लायबिलिटी। अगर हमें कई साल तक हम पे करेंगे, यानी एक साल में हम पे नहीं कर पाएंगे, हम कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे, या कह लो मोर देन अ ईयर लगेंगे, देन दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, एक्सपेंस। एक्सपेंस के भी क्लासिफिकेशन पढ़े थे कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंस एक होता है, टाइप्स मतलब, और एक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग करने तक का जो खर्चा होता है, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उसको सेल करने से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं, उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। देन हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, इनकम। इनकम में भी हम लोगों ने पढ़ा था, एक डायरेक्ट इनकम होती है और एक इनडायरेक्ट इनकम होती है, ठीक है ना। तो अब जरा बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट इनकम की। जो मेन बिजनेस एक्टिविटी से जो हमें इनकम मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इनकम, जैसे सेल्स या फी रिसीव। लेकिन अगर हम बात करें क्या अदर देन मेन बिजनेस एक्टिविटी है, तो वो इनडायरेक्ट इनकम होती है, जस्ट लाइक कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बैड डेब्ट्स रिकवरी। देन हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था क्या, प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं, ठीक है, ये हम लोग का हो गया था। देन हम लोगों ने पढ़ा था सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर किसे कहते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, बिजनेस जिससे भी गुड्स खरीद रहा है ऑन क्रेडिट, है ना, जिस भी सप्लायर से या फिर कह लो वेंडर से, वो वेंडर या सप्लायर क्या हो जाता है, हमारा क्रेडिटर। और अगर क्या कर रहा है, अगर बिज़नेस, हम नहीं बोलना, बिज़नेस, अगर बिज़नेस क्या कर रहा है, किसी भी कस्टमर को सेल कर रहा है ऑन क्रेडिट गुड्स, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो पर्सन हमारे लिए क्या हो जाता है,
या वो कस्टमर हमारे लिए डेटर कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग ने टर्म्स हम लोग ने समझ लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग को देखना था क्या, हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट। तो जहाँ तक की बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट की, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट, तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट के बारे में भी हम लोग ने कल डिस्कस कर लिया था कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट का मतलब सिंपल सा है रूल्स एंड रेगुलेशन। अकाउंटिंग करने के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, और कैसे बनाए गए प्रिंसिपल्स, बहुत सारे पुराने अकाउंटेंट्स थे जो अपने अपने राय उन्होंने सजेशंस दिए, उसके आधार पे हमने पूरा एक प्रिंसिपल्स बनाया, एक रूल्स बनाया कि इफ़ एज एन अकाउंटेंट अगर हम कहीं अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट इन सब बातों का ख्याल रखना है और इन सब को लेके चलना है, इन सब पॉइंट्स को। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स को, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग एजम्पशंस। एजम्पशन समझ रहे होगे, ये एजम्पशंस लेके चलना है। जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये एजम्पशंस लेके चलेंगे, ये मान के चलेंगे, और अगर ये मान के नहीं चलोगे तो फिर अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे, आपको हर जगह प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, देन फिर हम लोग बात करते हैं क्या, अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी कुछ और नहीं, अभी प्रिंसिपल्स ही हैं, यानी कंसेप्ट्स ही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बस ये है क्या कि ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स हैं, हमें इन्हें भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, अकाउंटिंग एजम्पशंस की। अकाउंटिंग एजम्पशंस में कल हम लोग ने सबसे पहला देख लिया था क्या, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, या फिर इसको कई लोग क्या कहते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट ये कहता है बिजनेस और बिजनेसमैन, ठीक है। और ये सेपरेट क्यों किया गया है, ताकि हमें बिजनेस की सही प्रॉफिट पता चल सके, ताकि बिजनेस के ट्रांजैक्शन और बिजनेसमैन के ट्रांजैक्शन मिक्स ना हो, दोनों सेपरेट रहें। ठीक है, तो ये बस इतना कहता है कि ये अगर बिजनेसमैन है और ये अगर उसका बिजनेस है, ये दोनों क्या है, अलग अलग। ये कुछ भी लगाएगा आप उसको कैपिटल बोलिए, और अगर कुछ भी निकाल रहा है तो उसे आप क्या बोलिए, ड्राइंग बोलिए। ठीक है ना, तो ये कैपिटल और ड्राइंग जो दो शब्द है ना, वो एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट के कारण क्रिएट हुए, वरना ये दो शब्द होते ही नहीं, कैपिटल ड्राइंग। खैर, फिर हम लोग बात कर रहे थे किसके, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट की। कई लोग इसको ड्यूलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं, ड्यूलिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके दो इफ़ेक्ट्स होने हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन कोई अकेला इंसान करता नहीं है, और जो ट्रांजैक्शन होंगे तो उसके दो इफ़ेक्ट्स आएंगे, एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स, है ना। वो रूल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो एज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि सब बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। दूसरा नंबर, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके दो इफेक्ट्स होंगे, एक को डेबिट, एक को क्रेडिट करना ही करना है। इसी से एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है, इक्वेशन क्या बनता है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है ना, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हम लोग बोलते हैं ना बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होता है, बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होता है। अच्छा, जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपसे बोला था लायबिलिटी और एसेट्स ये होता है और दोनों बराबर होने ही चाहिए, एग्जैक्टली दोनों बैलेंस शीट में दोनों तरफ का टोटल इक्वल होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब आपने गड़बड़ किया है, देयर इज़ एन एरर। और दोनों बराबर होते हैं तो फिर कई लोग बोलते हैं कि सर दिवालिया किसे कहते हैं, जब इंसान की लायबिलिटी उसकी एसेट से ज़्यादा हो जाए और वो उस लायबिलिटी को पे करना नहीं, मतलब करने में असमर्थ हो, अनेबल हो, तो उस बंदे को हम दिवालिया कहते हैं। तो यहाँ तो आप कह रहे हो हमेशा बराबर रहती है, तो कंडीशंस कैसे पता चलेगी,
एग्जैक्टली ये तो एसेट सही है, लेकिन आपको पता है लायबिलिटी में दो तरह की लायबिलिटी दिखाई जाती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एग्जैक्टली ओनर की इक्विटी भी तो यहीं दिखाई जाती है, दैट मीन्स कैपिटल। जो बिजनेसमैन दिखाता है वो भी आप यहीं दिखाते हो, और जो बाहर से लेते हो वो भी यहीं दिखाते हो। तो ये सर जी इंटरनल लायबिलिटी है, यानी एक मेरी खुद की कैपिटल है, ये तो मेरा पैसा है भाई, मैं थोड़ी ना उसे निकालूंगा। और ये क्या है, ये बेसिकली चुकाना है भाई। चुकाना किसको है, लोन को, इसको नहीं चुकाना होता है। अब हमने कैपिटल लगाया 10 लाख, हमने लोन लिया 5 लाख, मेरे पास कैश तो है ना 15 लाख। अब 10 लाख भले आपकी क्या है, कैपिटल है, लोन कितना है, 5 लाख है, समझ रहे हैं? दोनों तरफ का टोटल हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा, 15 लाख। सर जी यही ड्यूलिटी कंसेप्ट है। ड्यूलिटी कंसेप्ट क्या कहता है, कोई भी ट्रांजैक्शन उसके दो इफेक्ट होंगे। हमने कैपिटल लगाया तो देखो एक तरफ कैपिटल क्रिएट हुई, पहला इफेक्ट, दूसरी इफेक्ट कैश बढ़ा, कैश मतलब एसेट बढ़ा। लोन लिया तो बिल्कुल सही है, लायबिलिटी क्रिएट हुई, लोन नाम की। दूसरी तरफ कैश भी तो आया, दो इफेक्ट्स हुए। लोन लेते हैं तो दो इफेक्ट होता है, हर कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे सर दो इफेक्ट्स आने आने। और ये दोनों तरफ हमेशा क्या होता है, टोटल इक्वल होता है। अब कोई तुमसे पूछता है सर बैलेंस शीट क्यों इक्वल होती है, तो बैलेंस शीट क्यों इक्वल होती है, सर सिंपल सी चीज़ है सर, ड्यूलिटी कंसेप्ट है, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट है। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा सर उसके दो इफेक्ट्स आते हैं, है ना, और दोनों के ही इक्वल अमाउंट होंगे ना। अगर मैं 10,000 रुपये का मोबाइल खरीदूंगा तो 10,000 का मोबाइल आएगा और 10,000 रुपये ही जाएगा, एन इक्वल अमाउंट, सही है ना। तो और बाकी ये इक्वेशन आप समझ गए होगे, यही समीकरण है ना अकाउंटिंग का, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आप देख लो ना, एसेट बराबर है किसके, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। एग्जैक्टली लोन का मतलब हो गया ये एक्सटर्नल। यहाँ पे जब लायबिलिटी हम बोल रहे हैं तो एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल किसका होता है, ये तो ओनर का ही होता है, ओनर्स इक्विटी होती है। ये क्या होता है सर, ये तो आउटसाइडर का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ड्यूलिटी कंसेप्ट सर, ये अकाउंटिंग इक्वेशन बना कैसे सर, अकाउंटिंग इक्वेशन किस आधार पे बना है, ड्यूलिटी कंसेप्ट पे। बैलेंस शीट बराबर क्यों होती है सर, ड्यूलिटी कंसेप्ट है, इस वजह से। हाँ बिल्कुल सर, उल्टा कर लो। अब बताओ बंदे की कंडीशन अच्छी है कि ख़राब, अच्छी है। अरे महाराज 15 लाख की एसेट लगा के रखा है, 2 लाख रुपए उसका खुद का कैपिटल है, 13 लाख तो लोन लेके बैठा हुआ है। सिंपल सी चीज़ है, कंडीशंस यहाँ से आपको पता चलेगी कब कंडीशन उसकी गड़बड़ हुई है कि नहीं है। आपको इन दोनों में कंपेयर कर लेना है। इसमें उसके पास लोन ज़्यादा चढ़ा हुआ है, उसका खुद का कैपिटल बहुत कम है। अगर ये लोन, जितने भी लोन दिए हैं, अगर अचानक इससे अगर लोन मांगना शुरू कर दें, इसकी हालत पंचर हो जाएगी, इसका बिजनेस बैठ सकता है। बात समझे कि नहीं समझे, दैट्स इट, क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने कंसेप्ट समझे थे, लेकिन मैंने शॉर्टली समझा दिया था। आज हम लोग एक एक चीज़ पे समझ रहे, इससे होता कैसे, होता क्यों, क्यों आखिर में बना है। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बाद फिर क्या था, मैचिंग कंसेप्ट। सो मैचिंग कंसेप्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है द पीरियड ऑफ रेवेन्यू, द पीरियड ऑफ एक्सपेंस शुड बी सेम, है ना। अगर जाहिर सी बात है हम 2015-16 का, है ना, अगर हम प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। सीधी सीधी बात, हम एक तरफ एक्सपेंस दिखाएंगे, एक तरफ रेवेन्यू दिखाएंगे, और हमें प्रॉफिट निकल आएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, सही है। लेकिन तुम अगर ऐसा करते हो कि एक्सपेंस देखते हो 2015-16 का
और उसे कंपेयर करते हो किसके रेवेन्यू से, 2016-17 के रेवेन्यू से, तो सर ये क्या सही है? गलत, एकदम गलत। बात समझे कि नहीं समझे? एग्जैक्टली मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, ये कई लोग बोलते हैं कि मैचिंग कंसेप्ट कहता है रेवेन्यू एक्सपेंस सेम होना चाहिए। अरे भैया गलत बोल रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंस सेम हो जाएगा तो नो प्रॉफिट। हाँ, द पीरियड की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है। द टाइम पीरियड ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस शुड बी सेम। द टाइम पीरियड ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस शुड बी सेम, ये चीज़ कहता है। खैर छोड़ो ये सब। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सब लोग को? आइदर क्या होगा सर, अगर मान लीजिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो सही प्रॉफिट आपको पता नहीं चलेगी। तो अकाउंटिंग का जो मेन, जो अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्ट है आपका, है ना, पहले मेन ऑब्जेक्ट क्या था? रिकॉर्डिंग करना, याद रखना ट्रांजैक्शंस को दिमाग में। अब के समय में क्या है कि प्रॉफिट या लॉस भी पता चल जाए, तो प्रॉफिट आपको सही पता नहीं चलेगी। ठीक, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। सर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? अगर मैंने कोई मशीन परचेज़ की, सपोज करो मशीन 10 लाख की है ना, प्लस इस पे फेयर, इस पे भाड़ा देना पड़ा, सही तो था ना? तो भाड़ा की स्पेलिंग FAIR होता है कि FARE होता है? RE होता है, सॉरी, वो तो फेयर गोरापन हो जाएगा, फेयरनेस क्रीम। ओके, तो फेयर का मतलब क्या है? यहाँ पे सपोज भाड़ा लग गया कितना, चलो 50,000 रुपये भाड़ा लग गया, है ना, प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट लग गई, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी चलो 50,000 रुपये ले लेते हैं। ओवरऑल कितने का पड़ा? मशीन की कॉस्ट हालांकि कितनी थी? तो सवाल उठता है मशीन को हम अपने बुक में किस प्राइस पे दिखाएंगे? 11 लाख पे, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एक्विजिशन कॉस्ट, है ना। तो हम लोग हमेशा एग्जैक्टली हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, पहले तो हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं समझ रहे हैं, पहले तो हम लोग समझ रहे हैं कि एसेट को हम किस प्राइस पे दिखाते हैं। ये कंसेप्ट बेसिकली किसके लिए बनाया गया है? स्पेशली एसेट्स के लिए, ठीक है। अब पहले तो आप ये समझ गए कि एसेट को हम किस प्राइस पे दिखाते हैं? जिस प्राइस पे हमने उसे एक्विजिट किया हो, जिस प्राइस पे हमने उसे एक्वायर किया हो। तो एक्वायरिंग कॉस्ट क्या होती है सर? मशीन की कॉस्ट, अगर उसको लाने में खर्चा हुआ, उसे इंस्टॉलेशन में खर्चा हुआ या और कोई खर्चा हुआ, वो सब जोड़िए। बात समझे कि नहीं समझे? तो उस कॉस्ट को हमें दिखाना होगा। अब एवरी ईयर सपोज करो फर्स्ट ईयर बीता, तो फर्स्ट ईयर इस पर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। सपोज करो डेप्रिसिएशन लग गया 1 लाख, तो अब अगले साल इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10 लाख। फिर सेकेंड ईयर फिर डेप्रिसिएशन लगा, सपोज फिर डेप्रिसिएशन लग गया 1 लाख रुपए, अब कितनी हो गई? 9 लाख। भले इसकी वैल्यू क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, इस समय 9 लाख है, बट इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? 11 लाख है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कैन नॉट बी चेंज। अब सवाल उठता है सर डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं, डेप्रिसिएशन का क्या मेथड है? जाहिर सी बात है इसको तो हमें समझना पड़ेगा, आगे हम लोग का एक चैप्टर है पूरा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, है ना। और वैसे तो मैं बता दूं डेप्रिसिएशन जो भारत में जो लगाया जाता है 2 तरीके से, एक होता है इनकम टैक्स लॉ के अनुसार, तो इनकम टैक्स लॉ तो एक अलग हो गया, और ये जो हम लोग करते हैं अकाउंटिंग में, ये किस में डिफ़ाइन किया गया? कंपनी एक्ट के तहत। किसके तहत? कंपनी एक्ट। तो हमारा जो कंपनी एक्ट है, या तो कंपनी एक्ट या तो इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है ना। 2 तरीके से डेप्रिसिएशन। इनकम टैक्स एक्ट हम लोग तब फॉलो करते हैं जब हम लोग को प्रॉफिट निकालनी होती है एज़ पर इनकम टैक्स, ठीक है। भारत में 2 मेथड से डेप्रिसिएशन लगते हैं, एक SLM और एक WDV, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हर साल डेप्रिसिएशन सेम होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे हर साल मान लो 10% डेप्रिसिएशन है, तो हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगी 11 लाख पे,
हाँ, जितने भी एसेट्स हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स। कौन से एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स। दो एसेट्स के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन मत लगाना। पहला, टेंजिबल एसेट्स में आपका लैंड होता है, ज़मीन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल होता है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि ये बढ़ते घटते रहते हैं। डेप्रिसिएशन सिर्फ उन्हीं एसेट्स पे लगता है जो कंटिन्यूअस, जिनकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये दो मेथड्स होते हैं। इनकम टैक्स सिर्फ और सिर्फ WDV मेथड लेके चलता है कि अगर आप इनकम टैक्स के अनुसार डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो तो WDV मतलब घटते हुए मूल्य पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर 10% डेप्रिसिएशन है, पहले साल मान लो कितना लगेगा, 11 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर 11 लाख घटाओ, फिर जो वैल्यू बचे उसके ऊपर 10% निकालो। ये कौन सा मेथड होता है? ये WDV मेथड होता है। जबकि SLM क्या कहता है, आप हर साल किस पे डेप्रिसिएशन निकालो? 11। ये कि हर साल 1,10,000 यानी 11 लाख 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये हर साल सेम डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, जबकि कंपनी एक्ट क्या कहता है, दोनों में से कोई भी फॉलो कर लो, इसको भी फॉलो कर सकते हो, इसको भी फॉलो कर सकते हो। अब किस चीज़ के ऊपर कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज जो होता है ना, किसी भी मशीन, किसी भी एसेट्स के ऊपर परसेंटेज जो सेट होता है एग्जैक्टली परसेंटेज से नहीं होता है। हर एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन करता है उसकी यूज़फुल लाइफ के आधार पे। कोई मशीन अगर 5 साल यूज़ होगा, कोई मशीन 5 साल यूज़ होगा, तो सिंपल सी मतलब कि उसकी लाइफ हम कितना बता रहे हैं, 5 साल, तो जाहिर सी बात है 20% डेप्रिसिएशन, सीधा सीधा निकाल लो ना, 5 साल चलेगी तो 20% डेप्रिसिएशन, 20-2500 ख़त्म। अब यूज़फुल लाइफ जाहिर सी बात डिसाइड कौन करता है? फ़िलहाल तो हमारा कंपनी एक्ट डिफ़ाइन कर रहा है और इनकम टैक्स एक्ट भी डिफ़ाइन करता है। समझ रहे हो? कंपनी एक्ट में तुम जाओगे, तुम कभी भी लिखना है डेप्रिसिएशन एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट, मेरे वीडियोज़ भी उसके ऊपर हैं, लेकिन तुम ऐसे तुम खुद ही फाइंड करना गूगल पे डेप्रिसिएशन एज़ पर इनकम टैक्स, सॉरी कंपनी एक्ट के अनुसार, तो उसमें तुम्हें मिल जाएगा। तो उसमें सबसे पहले कॉलम होगा कि एसेट क्या है, कौन सी एसेट के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, उसकी फिर यूज़फुल लाइफ होगी, फिर उसके ऊपर SLM से लगाना चाह रहे हो तो क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, WDV लगाना चाहते हो तो क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो ये सब डिफाइन किया। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का 30 साल है, कि बिल्डिंग की जो लाइफ होती है उसको 30 साल मानी जाती है, और अगर RCC फ्रेमिंग है तो 60 साल माना जाता है। RCC फ्रेम समझ रहे हो ना? RCC फ्रेम नहीं समझ रहे हैं? अरे दादा, अरे आपने देखा होगा बिल्डिंग्स पहले स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर दीवारें ईंटें लगती हैं, पहले पिलर्स पे पूरा बेस्ड होता है ना RCC, कंक्रीट, लेंटर का भी देखो, लेंटर लगता है छत के ऊपर, तो पहले ईंटें वाली छत लगती थी। कभी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करा हो इसलिए नहीं पता है, ठीक है ना, हम लोग करवाए हैं इसलिए हमें पता है। तो कंक्रीट पहले तो ईंटें लगा के उससे पहले होती थी, लेंटर लगती थी, फिर होने लगा RCC, यानी सिर्फ कंक्रीट की छत लगती है। हाँ, इतना याद है, इतना पता है। वो बड़ी वो मशीन नहीं आती है, सब मंगाते हैं, छोड़ो सब। क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो आप भले मशीन की वैल्यू हर साल कम हो रही है, बट हिस्टोरिकल कॉस्ट तो सेम रहेगी, वही रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। तो कॉस्ट, सबसे पहली चीज़ तो मशीन को किस प्राइस पे हम दिखाते हैं, जिस प्राइस पे हमने उसे एक्वायर किया हो, वही उसकी एक्विजिशन कॉस्ट या फिर कह लो हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाती है। हाँ, मनी मेजरमेंट, दैट्स इट। Okay, money measurement concept. Now, what says money measurement concept? Money measurement concept basically says that कि कोई भी ट्रांजेक्शन हम तभी रिकॉर्ड करेंगे अगर उसमें मनी या मनी वर्थ कोई चीज़ इन्वॉल्व है। अगर मनी या मनी वर्थ कोई चीज़ इन्वॉल्व ही नहीं तो हम इसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। बाकी इस चीज़ को याद है, हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे, जब हम लोगों ने अकाउंटिंग की डेफिनेशंस पढ़ी थी तो उसमें मेजरमेंट्स में हम लोग पढ़े थे, तो इसलिए इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, क्लियर है सबको ऑलरेडी। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्रूअल कंसेप्ट। एक्चुअली इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इंटरव्यूज़ में कौन से कंसेप्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं? ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ज़्यादा पूछा जाता है, मैचिंग कंसेप्ट ज़्यादा पूछा जाता है, और इंटरव्यूज़ में एक्रूअल कंसेप्ट पूछा जाता है। एक्रूअल कंसेप्ट होता क्या? सबसे फेवरेट क्वेश्चन बेसिकली एक्रूअल कंसेप्ट है इंटरव्यूअर का।
तो बेसिकली एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी व्हेन यू आर डूइंग अकाउंटिंग, देन ये ध्यान रखना, जब हम इनकम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इनकम, इनकम जैसे ही तुम अर्न करो, तुमने इनकम कमा ली, देन इमीडिएटली उसे क्या करो, रिकॉर्ड करो। अगर तुमने इनकम अर्न कर ली है तो उसे इमीडिएटली तुम्हें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। लेकिन सर अभी मनी, पैसा रिसीव हुआ हो या फिर पैसा नॉट रिसीव, इससे कोई लेना देना नहीं। बात समझ रहे हो? कहने का मतलब है तुमने इनकम कमा लिया, इमीडिएटली यू हैव टू रिकॉर्ड वेदर मनी इज़ रिसीव्ड और नॉट। पैसा आया या नहीं आया इससे कोई लेना देना नहीं, पैसा आज नहीं तो कल आएगा। सिंपल सी चीज़ भाई, आप लोग भी देखते हो भाई, मैं अगर सपोज करो दुकानदार हो, तुम मेरे से आके सामान खरीद रहे हो, मान लो 2000 का सामान लेके गए और पैसा नहीं दिए, तो मैं उसे रिकॉर्ड करूँगा कि नहीं करूँगा? करूँगा सर, इमीडिएटली रिकॉर्ड करूँगा ना। तो इनकम तो मैंने कमा ली, मैंने आपको सामान जैसे ही दिया, कहते हैं ना व्हेन सेल इज़ कंप्लीटेड, कब सेल को कंप्लीट मान लिया जाता है? तो सर जब ओनरशिप ऑफ गुड्स इज़ ट्रांसफर्ड, तो मैंने झोले में पकड़ा के आपको सामान दे दिया, तो जाहिर सी बात है ओनरशिप तो मैंने आपको दे दी। अब आप यूज़ करोगे उस पर थोड़ी ना, साबुन पे थोड़ी ना किसी का नाम लिखना होता है। तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, सेल कंप्लीट हो गया, है ना, सेल कंप्लीट। तो सर रिकॉर्ड करूं कि ना करूं? हाँ सर रिकॉर्ड कर लीजिए। पैसा तो नहीं आया है सर, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं कल आएगा। और मान लो सेल किया होता, तुरंत पैसा आ गया होता, तो तब भी रिकॉर्ड करते सर। कहने का मतलब है आपने सर इनकम कमा ली, तुरंत आप उसे रिकॉर्ड करो, इवन दो पैसा आया या नहीं आया इससे कोई लेना देना नहीं। यही होता है एक्रूअल कंसेप्ट। यही क्या होता है, एक्रूअल कंसेप्ट। अब इसी चीज़ को मैं एक्सपेंस पे भी बता देता हूँ। सेम चीज़ एक्सपेंस के साथ भी होता है। सर जैसे ही एक्सपेंस की बात करते हैं, एक्सपेंस जैसे ही आपने डन किया, जैसे ही खर्चा हुआ आप रिकॉर्ड कर लो, वेदर आपने पेमेंट किया या नहीं किया। उधारी लगा दिया, बाद में पैसा देंगे, काम तो हो गया ना, बाद में पैसा देंगे, कोई टेंशन नहीं, आज नहीं कल दो, लेकिन खर्चा तो हो गया ना सर। बिजली का बिल घर पे आ गया, बिजली का बिल घर पे आ गया सर, हो गया खर्चा, आप रिकॉर्ड कर लो, यू हैव टू पे, आपको तो देना, आज नहीं तो आप कल दोगे, 10 दिन बाद दोगे, खर्चा तो हो गया ना। सही कि नहीं सही है? accrual concept समझ में आया? What says accrual concept? Sir, accrual concept says that we record an income immediately when we earn it. Income जैसे हम earn करते हैं, we have to record it, whether it is received or not, मतलब money is received or not. Clear? तो accrual concept समझ में आ गया। बहुत ईजी कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इसी वजह से क्रेडिट इनकम्स को नोट किया जाता है ना, वरना कैश सिस्टम माना जाता, और कैश सिस्टम सही नहीं होता। आगे देखिए 7। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सर नाउ व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? सर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कोई भी बिजनेस जो है ना, बिजनेस, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो क्या तुमने बिज़नेस ये सोच के किया है कि हमने बिज़नेस सिर्फ 6 महीने करनी है या हमने बिज़नेस सिर्फ 9 महीने करनी है? ऐसा तो कोई सोचा नहीं है। जब कोई बिजनेसमैन बिज़नेस करने जाता है या तुम ही बिज़नेस करने जाओगे तो उसको कैसे सोचोगे कि हम इसको लंबे समय तक चलाएंगे? बात समझे? एज लॉन्ग एज पॉसिबल। नहीं समझ में आ रहा? जब भी आप बिज़नेस करने जाते हो, ये कंसेप्ट बेसिकली कह रहा है आपसे, सर ये कंसेप्ट ये कह रहा है भाई देखो, आप उसी बिज़नेस की अकाउंटिंग करना जो गोइंग कंसर्न होगा। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है, तुमने ये सोच के किया यार मैंने ये सिर्फ 6 महीने मेरे को बिज़नेस करना है या 8 महीना बिज़नेस मेरे को करना है, इसके बाद चेंज करूँगा या कुछ और करूँगा, तो सर नो नीड टू डू अकाउंटिंग, कोई ज़रूरत ही नहीं अकाउंटिंग करने की।
हम उन्हीं बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं जो गोइंग कंसर्न हो। गोइंग कंसर्न मतलब विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। आप जहाँ पे काम कर रहे हो तो आपके बॉस ने वो जो ऑर्गेनाइजेशन खोली है वो क्या सोच के खोला है, चलाएंगे काफ़ी लंबा, ये थोड़ी ना सोच के चलो 2 साल बाद बंद कर देंगे। बात समझे कि नहीं समझे? तो सर व्हाट इज़ गोइंग कंसर्न, तो सर किसकी गोइंग कंसर्न की बात कर रहा है, बिजनेस गोइंग कंसर्न होना चाहिए। और अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है देन आप अकाउंटिंग करेंगे, आइदर नो नीड टू डू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर जब आपको 6 महीने 7 महीने 2 महीने का कोई बिजनेस करना है, फिर इसका चेंज करना है, कुछ और करना है, तो ठीक है आप छोड़ दो ना, आपको अकाउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट तो सब साल के अंत में बनता है। फिर एसेट्स को हम नेक्स्ट ईयर ले जाते हैं, तो नेक्स्ट ईयर जब बिजनेस ही नहीं करना है तो क्या ले जाओगे, तो क्या फालतू अकाउंटिंग कर रहे हो, मतलब ही नहीं है। तो सर जी व्हाट इज़ गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न क्या कहता है, गोइंग कंसर्न ये कहता है दिस कंसेप्ट इज दैट वी डू अकाउंटिंग ओनली फॉर दोज बिजनेस, वी डू अकाउंटिंग ओनली फॉर दोज बिजनेस विच विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, विच विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, दैट्स इट। ठीक है, इतना ही कहते हैं। नाउ सर व्हाट इज दिस अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, अरे सर बहुत सिंपल है, बस अकाउंटिंग पीरियड कैन नॉट बी मोर देन 12 मंथ्स, अकाउंटिंग पीरियड कैन नॉट बी मोर देन 1 ईयर। मतलब समझ रहे हो, किसी भी तरीके से अकाउंटिंग का जो समय है, जो टाइम पीरियड है, वो हम 1 साल से ज़्यादा नहीं चलाएंगे। ठीक है, अगर हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता 1 अप्रैल से, तो 12 महीना जोड़ो, 31 मार्च को जाके क्लोज होगा। फाइनेंशियल ईयर हम लोग लेके चलते हैं ना 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर जनवरी लेके चल रहे हो स्टार्टिंग, तो जनवरी से कब तक, 12 महीना, दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर की अकाउंटिंग करो। ठीक है, समझ रहे? अभी इस समय फाइनेंशियल ईयर हम लोग का 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। गवर्नमेंट का प्रोविज़न था कि इसको चेंज करके हम लोग जनवरी टू दिसंबर करें। ठीक है, तो खैर वो सब बात की बात है। अब कोविड-19 के कारण बहुत चीज़ें हिल गई हैं, हाँ। तो ये 12 मंथ का क्यों कह रहा है, क्यों नहीं हम 5 साल का बैठ के एक साथ अकाउंटिंग कर सकते हैं, क्यों नहीं हम 10 साल का बैठ करके अकाउंटिंग कर सकते हैं? अरे दोस्तों सोचो, जब आप लोग एग्ज़ाम भी देते हो तो ईयरली, ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, लेकिन फिर भी कहते नहीं एग्ज़ाम तो 1-1 साल का होगा, हर साल का अलग अलग देते हो, क्यों नहीं 3 साल का मिल करके एक साथ दे देते? कैसे कोई दे पाएगा? सही बात है, जाहिर सी बात है, उसमें क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हमसे मिस हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हम भूल सकते हैं, हमारा एक्यूरेसी नहीं रहेगी। और अगर हमें एक्यूरेसी आपको चाहिए तो ईयरली आप एग्ज़ाम लो। देखो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, सही है, और गलती होने की संभावना कम होती है, बट ख़त्म नहीं होती है, कम होती है, ख़त्म नहीं होती। लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हमें गलती करने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो सर होता क्या है, जब हम छोटे होते थे, याद होगा, तिमाही एग्ज़ाम हुआ करते थे, छमाही एग्ज़ाम हुआ करते थे, हाँ बिल्कुल सही, क्वार्टरली एग्जामिनेशन, 6 मंथली एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन, इस तरीके से एग्जामिनेशंस लिए जाते थे, क्लास टेस्ट होते थे, ये सब चीज़ें होती, बिकॉज वहाँ पे हमारी गलती करने की संभावना ज़्यादा थी। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, फिर ईयरली एग्जामिनेशन कितना अच्छा लगने लगा है, छोड़ो अब कोई तिमाही नहीं होगा, कोई समय सीधे एनुअल होगा। हाई स्कूल में सीधे हुआ कि यार सीधे एनुअल एग्जामिनेशन होगा, हालांकि उसमें भी इंटरनल्स ले लेते थे स्कूल कॉलेज, लेकिन जब ग्रेजुएशन में आए तो कोई टेंशन नहीं है कि नहीं है? तो अब बात समझ में आई कि नहीं आई? जब हमारी गलती करने की संभावना ज़्यादा होती है तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स बना सकते हैं, क्वार्टरली बनती भी है। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके भी शेयर मार्केट में स्टॉक हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी शेयर्स हैं, कंपनियां हैं, जैसे टाटा, रिलायंस, इन सब के शेयर्स हैं मार्केट में, है ना, तो वो जब अपना क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, उन्हें क्वार्टरली बनाना पड़ता है। तो भले वो 3-3 महीने पे बनाते हैं, पब्लिश करते हैं,
लेकिन फिर भी उन्हें एनुअल साल का एक तो बनाना ही पड़ेगा, कंसोलिडेट करना होगा साल का। 5 साल का बैठ के एक साथ अकाउंटिंग करने बैठोगे ना सर जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारे चीज़ें मिस हो जाएंगी आपसे, प्रॉपर अकाउंटिंग कर नहीं पाओगे, है ना। तो वही सारी गलतियां होंगी और आपको सही से अपनी बिजनेस की पोजीशन पता नहीं चलेगी। इसीलिए कहा गया, पुराने अकाउंटेंट्स ने बोला देखो भाई, साल भर से ज़्यादा की अकाउंटिंग मत करना, अकाउंटिंग हर साल के एंड में आपको अपना जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सब बनाओ ना लो, फिर नेक्स्ट ईयर से नए शुरुआत करो फिर से, ठीक, समझ रहे। तो अकाउंटिंग पीरियड किसी भी हालत में 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कैन नॉट बी मोर देन 1 ईयर। क्वार्टरली करना है कर लो, लेकिन फिर भी 1 साल का कंप्लीट तो एक कंसोलिडेट बनाना ही पड़ेगा। मिटा दूँ? समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतने कंसेप्ट्स काफ़ी हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब ज़रा इसको जल्दी से समझते हैं। मैं एज एन अकाउंटेंट, मैं अगर अकाउंटेंट हूँ तो मुझे क्या सोच के चलना है? सबसे पहली सोच मेरी ये होनी चाहिए कि बिज़नेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, मैं ये मान के अकाउंटिंग करूँगा, ठीक है। और जब भी कोई ट्रांजैक्शन, उसके 2 इफेक्ट्स होते हैं, उसको एक को डेबिट एक को क्रेडिट मुझे करना ही करना है, ठीक है। 10,000 से डेबिट हो रहा है तो 10,000 से क्रेडिट भी होगा, एन इक्वल अमाउंट। सर ध्यान रहे, जब भी हम प्रॉफिट निकालेंगे तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस क्या होने चाहिए? दोनों का पीरियड सेम होना चाहिए। अलग अलग पीरियड के रेवेन्यू एक्सपेंस को हम कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। एसेट्स को हम उसी प्राइस पे दिखाएंगे जिस प्राइस पे हमने उसे एक्विजिट किया है, ठीक है। हर साल भले उसकी वैल्यू कम करते जाएंगे डिप्रिसिएशन के थ्रू। नेक्स्ट, हम उन्हीं ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करते हैं जिसमें पैसा या मनी वर्थ कोई भी चीज़ इन्वॉल्व हो। इनकम जैसे ही कमाएंगे हम तुरंत रिकॉर्ड करूँगा, पैसा आए या ना इससे कोई लेना देना नहीं। हम उन्हीं बिज़नेस की अकाउंटिंग करते हैं जो गोइंग कंसर्न है। अगर बिज़नेस गोइंग कंसर्न नहीं है, बिज़नेस को हमें आगे नहीं चलाना है, कंटिन्यू नहीं करना है, तो देयर इज़ नो नीड टू डू अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड किसी भी हालत में 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। ये नहीं किसी का चलो ठीक है आपका 2 साल का एक साथ बैठ के अकाउंटिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये था हमारा अकाउंटिंग एजम्पशंस, अकाउंटिंग ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, हम लोग इसको बेसिक कंसेप्ट्स कह लो, मॉडर्न कंसेप्ट कई लोग कहते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स है विच वी हैव टू फॉलो। एजम्पशंस मतलब मान के चलना है सर, ऐसा नहीं है कि आप कहीं इसको फॉलो करोगे, आप अकाउंटिंग कर रहे हो ऑलरेडी फॉलो कर ही रहे हो उसको, ठीक है। इस क्लिक कर लीजिए। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? अब हम लोग को अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़ना है। परंपरा हिंदी में कहते हैं, ठीक है। पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन विच यू फॉलो, अभी भी फॉलो किए जा रहे हैं, है ना। तो देखते हैं कौन से हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो इसमें सबसे पहला जो, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्क्लोजर कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मटेरियलिटी कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंसिस्टेंसी, फोर्थ नंबर कंजर्वेटिज्म, कंसेप्ट, ठीक। ये 4 कन्वेंशंस बस हमें पढ़ने हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस है क्या, ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स हैं हमारे विच वी हैव टू फॉलो। सबसे पहला कंसेप्ट आपको बता दूं, डिस्क्लोजर कंसेप्ट। डिस्क्लोजर कंसेप्ट कहता क्या है? डिस्क्लोजर कंसेप्ट देखो ये चीज़ कहता है कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, जब भी आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज। हर चीज़ को आपको डिस्क्लोज करना होगा, दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अगर कंपनी के ऊपर कोई लोन भी है या कंपनी के खिलाफ कोई केस चल रहा है, यू शुड टू एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, वेदर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट और नॉट, फाइनल अकाउंट और नॉट।
तुम्हारा फायदे देखो, कंपनी क्या करती है, फाइनल अकाउंट बनाती है, ठीक है ना, फाइनल अकाउंट बनाती है। फाइनल अकाउंट में आप सभी को पता है दो चीज़ें होती थी, एक प्रॉफिट एंड लॉस होता था और एक बैलेंस शीट होता है, ये दो चीज़ें बनाती है। हालांकि एक और चीज़ है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ये बनते हैं, तो ये हम पब्लिक में डाल देते हैं कि पब्लिक कैन सी, है ना। आप देख सकते हो मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकते हो, ठीक, सही है। अब उसमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं, उसमें हम लोग कौन सी इन्फॉर्मेशन, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस में हम कौन सी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करते हैं, मटेरियल, मटेरियलिटी कंसेप्ट के अनुसार। इसके अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स दी गई हैं वो सब किसके अनुसार है, मटेरियलिटी। सर मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वही हम डिस्क्लोज करते हैं बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे बैलेंस शीट में हमें दिखाना है या प्रॉफिट एंड लॉस में हमें, सॉरी हाँ चलो, बैलेंस शीट में हमें दिखाना है, आपको पता है बैलेंस शीट में एक तरफ लायबिलिटी होती है, एक तरफ एसेट्स होता है, सही है। अगर हमें दिखाना है कि भाई हमने किससे किससे उधार खरीद रखा है, तो हम यहाँ पे बैठ करके सारे पार्टीज़ के नाम नहीं लिखते, हम सीधे लिख देते हैं क्रेडिटर्स, है ना। और कितना है, सपोज करो 45 लाख है, तो 45 लाख यहाँ दिखा देंगे एक साथ। देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन विच वन इज़ अ क्रेडिटर, हमें हर एक क्रेडिटर को एक्सप्लेन यहाँ नहीं करना होता, यहाँ बस दिखा देना सर टोटल क्रेडिटर कितने हैं, टोटल फिक्स्ड एसेट मशीन कितने की है, टोटल फर्नीचर्स कितने की है ना। सीधे वैल्यूज़ हम लोग सीधे डाल देते हैं। मटेरियल इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वी हैव टू डिस्क्लोज। नहीं वो तो कंपनी तो अपनी डिटेल्स रखेगी, एग्जैक्टली पब्लिक को हम दे रहे हैं, तो पब्लिक को हम हर चीज़ नहीं ना बताएंगे, वो क्या होगा, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप जानो, ये चीज़ बस देख लो मोटा मोटी, है ना, ये नॉलेज। लेकिन सवाल उठता है, जाहिर सी बात है कंपनी के मैनेजमेंट को तो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, डिस्क्लोजर कंसेप्ट्स। तो वो लोग खैर डेटर का रिपोर्ट्स पूरा अलग बनाते हैं, क्रेडिटर्स का रिपोर्ट पूरा अलग बनता है, मशीन का शेड्यूल बनता है हर एक मशीन के बारे में, है ना, उसकी पूरी डिटेल्स, वो सब तो मैनेजमेंट को दिया जाता है। अब डिस्क्लोजर कंसेप्ट देखो क्या कहता है, कुछ चीज़ें होती है जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर नहीं करता। जैसे हमारी कंपनी के खिलाफ केस चल रहा है सर, अगर कंपनी केस हार गई देन कंपनी हैव टू पे 2 करोड़ रुपीज़। तो सर ये अभी केस चल रहा है, अवेलेबिलिटी बनी नहीं है, तो हम दिखा नहीं सकते, तो सर क्या करेंगे उसे, तो कहता है क्या, फुट नोट बनाओ, क्या बनाओ, फुट नोट, और वहाँ शो करो। तो हम शो करेंगे सर कि कंपनी, देयर इज़ अ केस अगेंस्ट द कंपनी, इफ़ द कंपनी लॉस दिस केस देन कंपनी हैव टू पे 2 करोड़ रुपीज़ एंड समथिंग अदर केसेस इज़ ऑल्सो, तो वो भी आप एक्सप्लेन करो। कुछ और इन्फॉर्मेशन है देन वो भी एक्सप्लेन करो, क्योंकि पब्लिक को इसके बारे में भी पता होना चाहिए। जो तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाने जा रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे खिलाफ कोई केस उस भी चल रहा है। तो सर वो तो चीज़ इसमें नहीं आएगी ना सर, फाइनल अकाउंट में नहीं, तो फाइनल अकाउंट में नहीं है तो उसके बाहर बैलेंस शीट के नीचे एज अ फुट नोट की तरह से नोट कर दो। तो ये चीज़ करने के लिए कौन प्रेशराइज करता है आपको, तो ये कंसेप्ट है डिस्क्लोजर कंसेप्ट। एवरी इंफॉर्मेशन यू शुड टू डिस्क्लोज, एवरी इंफॉर्मेशन यू शुड टू डिस्क्लोज। नाउ मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है ये भी समझ में आ गया साथ ही साथ में। ये कंसेप्ट कहता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही दिखाओ यार, पब्लिक को हर एक डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि डेटर कौन कौन है, अरे टोटल डेटर्स बता दो इतने के हैं, स्टॉक बता दो टोटल स्टॉक कितने का है। अब एक स्टॉक में तुम ये भी बताओगे कितना गोल्ड ज्वेलरी है, कितना डायमंड ज्वेलरी, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। कितना 24 कैरेट, कितना 25 कैरेट, सॉरी 22 कैरेट। चलिए, तो ये दो कंसेप्ट्स आप लोगों को समझ में आ गए। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की जब भी बात होती है तो हम लोग नहीं कहते, क्रिकेट विकेट बहुत हम लोग देखते हैं तो कहते हैं ये बैट्समैन बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग कर रहा है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी वहाँ जब कह रहा है कमेंट्रेटर तो वहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि भाई बैट्समैन का जो पूरा ध्यान है वो पवेलियन की तरफ है, पब्लिक की तरफ है। नहीं भाई, उसका पूरा ध्यान बॉल की तरफ है, वो बॉलर भी नहीं देख रहा है, उसको बॉल फुटबॉल नज़र आ रही है, ऐसे मार रहा है ना।
उसकी कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी हो गई। उसको जब आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको बॉल भी फुटबॉल नज़र आती है। सही है कि नहीं सही है? क्रिकेट विकेट खेलते हो ना? अगर आप इस समय क्लास में हो और इस समय पूरा अगर दिमाग अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब तुम कंसिस्टेंट हो। लेकिन अगर तुम यहाँ बैठे हो और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और तुम्हारा दिमाग इस समय कि तनिष्क में इतने बजे जाना है, अभी ये काम रह गया है, अरे यार सब्जी भी लानी थी, घर पे सब्जी खत्म हो गई है, दाल खत्म हो गई, पापा ने ये बोला, अगर ये सब दिमाग में तुम्हारे चल रहा है दैट मीन्स यू आर नॉट कंसिस्टेंट। आप यहाँ पे कंसिस्टेंट हो ही नहीं। और जब इंसान कंसिस्टेंसी रहता है ना, यानी जिस समय जहाँ रहो उसके बारे में समझो, उसके बारे में सोचो, वो काम करो। तुम यहाँ पे रह के तनिष्क का काम नहीं कर सकते। तो डोंट थिंक अबाउट दैट, जस्ट गो देयर, है ना? वहाँ काम करोगे तो फिर यहाँ के बारे में मत सोचना कि सर क्या पढ़ाए थे, सर कुछ होमवर्क दिए थे कि नहीं दिए थे। जो चीज़ करो उस समय। तुम शादी ब्याह में बैठे और सोच रहे हो यार भाई शादी ब्याह में हो, लोग कहते नहीं शादी ब्याह एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे हम? एंजॉय इसीलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम कुछ सोच कुछ और रहे होते हो। लेकिन अगर शादी के टाइम में तुम बाकी चीज़ छोड़ दो, बस शादी के बाद तो तुम एंजॉय करोगे। सही बता रहा हूँ, बात समझे कि नहीं समझे? जिस समय जो काम कर रहे हो उसी के बारे में सोचो। सबसे अच्छे हम लोग कंसिस्टेंट बताए कब होते हैं? जब हम लोग मूवी देख रहे होते हैं हॉल में, सिनेमा हॉल में, चारों तरफ से अंधेरा, पूरा मूवी में खो जाते हैं हम लोग को लगता है कि हम लोग हीरो के साथ चल रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। बाहर दुनिया में पता चला इतना बहुत भयंकर बारिश हो गई, पूरा पानी लग गया, किसी को पता ही नहीं, अंदर किसी को नहीं कुछ पता होता। पूरा कंसिस्टेंसी रहती है हमारी किसकी तरफ? मूवी की तरफ। बाहर पता नहीं कि तूफान उफान आया, 2-3 क्या बोलते गुमटी उड़ गई, उससे कोई लेना देना नहीं है कि नहीं है? तो ये होती है कंसिस्टेंसी लेवल। अगर उस कंसिस्टेंसी लेवल के साथ अगर हम पढ़ाई भी करें और खेले भी, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी करो कंसिस्टेंसी के साथ, आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है ना? मतलब आप अच्छा परफॉर्म करोगे, कहने का मतलब है। आगे जाओगे पीछे जाओगे वो तो बात की बात है, फिलहाल परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो जाएगी। कहते नहीं कोई बच्चा होता है जैसे मान लो ये 2 घंटे पढ़ते हैं तब जाके वो चीज़ इनको समझ में आती है। मैं 15 मिनट ही पढ़ता हूँ, मेरे को समझ में आ जाती है, आधे घंटे पढ़ता हूँ, मेरे को समझ में आती है। अंतर क्या है? कंसिस्टेंसी की। जब कंसिस्टेंसी नहीं बनती है तो ऐसे ही होता है। खैर, हम लोग टॉपिक से कहाँ चले गए? वैसे टॉपिक पे ही थे हम लोग, कंसिस्टेंसी पे ही थे। तो कंसिस्टेंसी देखो क्या कहता है। कंसिस्टेंसी ये कहता है कि जो मेथड्स हैं, जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग में मेथड्स हम लोग फॉलो करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, बहुत सारे ऐसे मेथड्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ों के जिसमें कई मेथड्स हैं। एक मेथड्स नहीं, कई मेथड्स हैं। यानी अगर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, जैसे भी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया, डेप्रिसिएशन 2 मेथड से लगता है, SLM या फिर WDV। हालांकि मेथड्स तो और भी हैं, डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन इंडिया में से 2 ही फॉलो होते हैं, या तो SLM या तो WDV। तो हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं। तो हम अगर SLM फॉलो कर रहे हैं मेथड, देन एवरी ईयर वी हैव टू फॉलो दिस मेथड। हर साल हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। और अगर हमने चेंज किया, नहीं इस साल चलो SLM कर देते, अगले साल हम लोग WDV करेंगे, देन दिक्कत है आपके साथ, कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, फिर आप प्रॉफिट और लॉस को जो भी कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करो, आप जो मेथड्स पकड़े हो उसी मेथड्स को हर साल क्या करो, फॉलो करो। अगर आप WDV फॉलो करो, WDV फॉलो करो। इसी तरह से आगे पढ़ोगे स्टॉक वैल्यूएशन। आप लोग स्टॉक के बारे में तो जानते ही हो, हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन भी करते हैं। स्टॉक वैल्यूएशन के भी कई मेथड है, पढ़ोगे आगे। फीफो है, लीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड, है ना? तो अब स्टॉक का वैल्यूएशन हमें किस मेथड से करना? कई मेथड्स है ना सर। मैं मेडिसिन कंपनी हूँ तो मैं फीफो मेथड यूज़ करूँगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है कि नहीं है? और अगर पेट्रोल पंप वाले, जाहिर सी बात है वो क्या यूज़ कर रहे होंगे, वो वेटेड एवरेज यूज़ करेंगे। ठीक है ना? वेटेड एवरेज यूज़ करेंगे। टोटल स्टॉक अपॉन टोटल, क्या है, टोटल क्वांटिटी अपॉन जो भी टोटल स्टॉक की वैल्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी, ऐसे देखेंगे। लिक्विड होता है ना उनके अंदर। अब पता लगा 45 रुपये वाला, सॉरी 80 रुपये वाला तेल पड़ा हुआ, उसी में आके लग गया 82 वाला तेल, तो कैसे निकालोगे भाई?
अब ऐसा थोड़ी ना कि नीचे से तुम तेल निकालोगे तो तुम्हारा 82 वाला निकलेगा या 80 वाला निकलेगा, ऐसा तो है नहीं, वो मिक्स हो जाता है। अब वो आपके ज्वेलरी वाले आपके जो अकाउंटेंट होंगे आप उनसे पूछिएगा। वेटेड एवरेज मेथड ही आएगा, उसमें अच्छी खासी वैल्यू होती है, हर दिन फ्लक्चुएट भी करता है प्राइस। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो उसके साथ ये है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में है। हाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में है ही। जिन्होंने भी स्टॉक रखा था और प्राइस अच्छी हो गई है तो उन्होंने काफ़ी अच्छा प्राइस मिल रहा है उन्हें। उसी गोल्ड का लॉकडाउन में बंद था, बिका तो है नहीं, तो वही स्टॉक निकल रहा है, तो यहाँ पे फ़ायदा भी हो गया थोड़ा थोड़ा, क्या बहुत फ़ायदा हो। अब चलिए देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग स्टॉक। अगर हमने फीफो मेथड फॉलो किया तो एवरी ईयर वी हैव टू फॉलो द फीफो मेथड। मेथड्स हर साल बैठ के चेंज मत करो, क्योंकि हर साल अगर मेथड चेंज करोगे, पिछले साल तुमने WDV फॉलो किया, इस साल तुमने SLM फॉलो किया, तो जो इस साल की प्रॉफिट है और इस साल की जो प्रॉफिट है यू कैन नॉट कंपेयर। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? क्योंकि यू चेंज योर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यू चेंज योर मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। नहीं समझ में आया सर? नहीं समझ में आया? अरे सिंपल सी बात है, तुम हाई स्कूल किससे किए? सर मैंने तो हाई स्कूल साइंस से किया। फिर इंटर में क्या ले लिया? सर कॉमर्स ले लिया। कंपेयर योर रिजल्ट, कंपेयर कर सकते हो? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? सर मेथड चेंज हो गया सर, वहाँ साइंस था यहाँ कॉमर्स है। सर कॉमर्स के रिज़ल्ट को हम साइंस के रिज़ल्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर है? आप साइंस के स्टूडेंट हो, हम कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ कंपेयर करें तो वो भी कंपैरिजन सही नहीं है, नहीं ना सही है। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है, कौन सा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। आप हर साल मेथड सेम रखो, इधर अगर चेंज करोगे तो फिर कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो अगर कंपेयर करोगे भी तो तुम्हें सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तुम उससे कंक्लूजन सही नहीं निकाल पाओगे। क्लियर है? आगे बढ़े हम। नाउ लास्ट वर्ड, व्हाट इज कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना, लोग कहते हैं ये बड़े कंजर्वेटिव माइंड का है। कंजर्वेटिव माइंड, छोटी सोच लोग बोलते नहीं है, दकियानूसी सोच ऐसा लोग बोलते हैं। जैसे गांव में जैसे पुराने ज़माने में घूंघट प्रथा थी, तो उसको लोग कहते हैं ना कंजर्वेटिव माइंड के लोग हुआ करते थे, फिर घूंघट प्रथा हटी या समथिंग जो भी है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो लोग कंजर्वेटिव माइंड को दिख जाता है, अच्छा ये लोग, इनकी सोच ही अलग है ना, बड़ी छोटी सोच के लोग हैं भाई ये लोग, है ना? नहीं समझे? तो यहाँ कंजर्वेटिव माइंड क्या है भैया? यहाँ पे अकाउंटेंट्स ने क्या कंजर्वेटिव माइंड किया, क्या कौन सी छोटी सोच थी? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सोच था। वो कहते क्या है, जब आप अकाउंटिंग करो तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर में आपको लॉस भी हो सकता है, फ्यूचर में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। सही है? अकाउंटेंट्स ने कहा, सजेशन दिया, फ्यूचर लॉस यू कैन रिकॉर्ड टुडे। तुम भविष्य के लॉस को आज रिकॉर्ड कर सकते हो, बट फ्यूचर प्रॉफिट को नहीं। ये कौन सी बात है सर? गलत बात कर रहे हैं। कह रहे हैं भविष्य के लॉस को तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो आज। अगर आज तुम्हें पता चल रहा है कि फ्यूचर में कुछ लॉस होने वाला है तो यू कैन रिकॉर्ड टुडे, बट तुम्हें ये पता है कि भविष्य में प्रॉफिट भी होने वाली है, बट यू कैन नॉट रिकॉर्ड टुडे। ये छोटी सोच नहीं है? आप अपने आप को लॉस में दिखाते हो। जैसे मैं कब अपने आप को लॉस में दिखाता हूँ? जब कोई मुझसे उधार मांगने आता है, मैं पैसा ही नहीं है यार, ऑलरेडी उधार ही चढ़ा, मेरे पास इनकम ही नहीं, कहाँ से मैं दूँ? नहीं समझे? आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। ऐसे हर एक इंसान की ही सोच होती है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, जो कोई तुमसे उधार मांगने आएगा तो खुद को इतने प्रॉब्लम्स तकलीफ़ में दिखा दो कि सामने वाला मांगे ही ना, है ना? बल्कि उसको लगे कि यार हमें कुछ इसको हेल्प कर देनी चाहिए तो ठीक थी, यार छोड़ दो। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं जो बहुत तेज़ होते हैं पढ़ने वाले, अच्छे मतलब हम लोग टाइम में, यार कब कब पढ़ते हो? वह कुछ नहीं पढ़ते। कुछ नहीं पढ़ते हो? हाँ मुश्किल से 1 घंटा पढ़ते हैं। अच्छा, सिर्फ 1 घंटा पढ़ते हो?
हम भी लोग सोचते हैं जब ये 1 घंटा पढ़े हम भी 1 घंटा पढ़ेंगे, हम क्यों 1 घंटे से ज़्यादा पढ़े जब इतना तेज है तो नहीं समझे। और पता चलता वो घर पे बैठ के पढ़ता ही रहता था, 2-3 घंटा 4 घंटा पढ़ता रहता था। तो वो दिखाता था, क्या दिखाता था हम लोग का फ्रेंड, दिखाता यार नहीं पढ़ते हैं। याद है ना एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें नहीं दिखाता उसको क्या रहना होता है, उसको ज़्यादा मार्क्स पाने रहते हैं तो सबके घर में मैगजीन्स डाल देता है ना। तो 2 तरीके होते हैं, या तो खुद का टैलेंट आ गया सच में पढ़ाई तुम अच्छे से करो है ना, बेस्ट करो, या तो फिर यही तरीका अपनाओ, दूसरों को गुमराह कर दो और अपने आगे बढ़ जाओ, है ना। खैर वापस आते हैं टॉपिक पे। तो फ्यूचर लॉस, सर यहाँ कंजर्वेटिव माइंड क्या है? सर यहाँ कंजर्वेटिव माइंड बस इतना ही कहता है। क्या कहता है सर? हाँ, टुडे वी रिकॉर्ड फ्यूचर लॉस। हम आज भविष्य में होने वाले लॉस को हम आज रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट भविष्य में होने वाले प्रॉफिट को हम आज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दिस इज़ द कंसेप्ट, यही कंसेप्ट हमें फॉलो करना है। जैसे अब सर एग्जांपल बताइए सर ऐसा कैसा होता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो स्टॉक है ना, स्टॉक हम लोग खरीद के लाए थे, कॉस्ट प्राइस लेके चलते हैं। हम स्टॉक खरीद के लाए थे कितने का? करीबन हाँ चलो 1000 ले लो, छोटा अमाउंट लेते हैं, 1000 का। हालांकि उसकी मार्केट प्राइस कितनी है? 1200 रुपये। आज 31 मार्च है, आज 31 मार्च है। आज मैं देख रहा हूँ मेरे पास स्टॉक में कितने का सामान पड़ा है, तो मैं देख रहा हूँ स्टॉक में जो सामान पड़ा है बेसिकली उसको खरीद के लाया था मैंने 1000 रुपये में, लेकिन उसका इस समय मार्केट वैल्यू कितनी है? 1200 रुपये। अब बताओ मैं 31 मार्च को बैलेंस शीट में अपना एसेट दिखाना पड़ेगा ना, स्टॉक को किस प्राइस पे दिखाऊं? 1000 रुपये में दिखाऊं कि 1200 में? जल्दी बताओ। फॉलो दिस कंसेप्ट। कितने पे दिखाओगे? कितने पे दिखाओगे? सही तो बोला, तुम यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गए। अगर तुम 1200 दिखा रहे हो, अगर आज के समय में 1200 रिकॉर्ड करो, नहीं 200 रुपये का तो ऐसे ही प्रॉफिट तुमने शो कर दिया, और ये प्रॉफिट अभी कमाए नहीं होगा जब बेचोगे, अभी तो स्टॉक पड़ा हुआ है। तो अगर तुमने 1200 पे स्टॉक दिखाया तो यानी फ्यूचर प्रॉफिट शो कर रहे हो, जो कि गलत हो जाएगा। फ्यूचर प्रॉफिट हम शो नहीं कर सकते हैं, तो हम कितना दिखाएंगे? 1000 रुपये। अब यहीं पे थोड़ा चेंज करते हैं, कॉस्ट प्राइस 1200 की हो और मार्केट प्राइस कितनी हो? 1000 रुपये हो। अब बताओ इस केस में क्या करोगे? कितने पे शो करोगे? अब क्लियर हुआ? यानी इस बार हम 1000 रुपये में शो करेंगे। हाँ, लेकिन लॉस शो कर सकते हो। ये देखो खरीद के लाए 1200 में, मार्केट प्राइस हो गई है 1000 रुपये, तो 1000 में आज ही शो कर दो। आज 31 मार्च आज शो कर सकते हो। तो सर 200 रुपये का और लॉस बढ़ जाएगा, हाँ बढ़ा लो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन सर बिका तो अभी है नहीं ना, बिकेगा तब ना लॉस होगा। नहीं आज दिखा सकते हो। दिस इज़ द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये भाई आपको ऐसी कंडीशंस मिलेंगी जब आप अकाउंटेंट बनोगे, स्टॉक को किस प्राइस पे दिखाना है, तो आप सिंपल सा फॉलो करना है। मेरा एक मतलब मैंने तो ये आपको कंसेप्ट समझा दिया है। वैसे हम लोग सिंपल तरीका अपनाते हैं, विच एवर इज़ लोअर, जो दोनों में से क्या हो, कब हो, जो दोनों में से कब। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन सर पुराने ज़माने के लोग कहते थे भाई देखो डिस्क्लोजर कंसेप्ट है, हर इन्फॉर्मेशन पब्लिक को बता दो, सामने वाले को बताओ, मटेरियलिटी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सिर्फ दिखाओ, ठीक है ना, हर एक चीज़ को डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, वरना मेरा मैनेजमेंट ही है, मेरे से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जब मांगेगा तो मैं दिखाऊंगा, वरना तो मैं उसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही दिखाऊंगा, ठीक है। इस कंसिस्टेंसी कंसेप्ट सर ये कहता है मेथड्स और जो मेथड्स जो होना चाहिए, जो प्रोसीजर होना चाहिए अकाउंटिंग करने का, वो हर साल सेम होना चाहिए। हम अलग अलग मेथड्स फॉलो नहीं कर सकते। मेरा प्लांट गोरखपुर में है, मेरा प्लांट लखनऊ में है, वहाँ भी प्लांट है, वहाँ पे मैं WDU मेथड से अकाउंटिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे SLM मेथड से अकाउंटिंग कर रहा हूँ, या जो भी मेथड्स मैंने चेंज किए। सर यू कैन नॉट कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ बोथ ऑफ प्लांट, दोनों प्लांट का रिजल्ट कंपेयर नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, we record future loss today but we cannot record future profit today, that's it. This is the conventions now over। ठीक, समझ में आया? ठीक है, क्लिक कर लो भाई। इसको मिटा दूँ कि रहने दो?
बाकी बुक में आप लोग को जो नोट्स मैंने दे रखे हैं बुक्स, तो बुक्स में सब एक्सप्लेन्ड हैं इन सब की डेफिनेशंस। यहाँ तो लेक्चर सिर्फ चल रहा है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों ने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस का कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग को जाहिर सी बात है आना है किस पे, अब हम लोग को आना है टाइप ऑफ अकाउंट्स पे। अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। अब वो समय आ गया है जब हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ें, लेकिन अभी हम लोगों को बस टाइप्स ऑफ अकाउंट से पहले एक चीज़ और डिस्कस करनी होगी। याद है हम लोग ने इसको देखा था, है ना, हमने एक्सपेंस को समझा। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या फ़र्क है ये भी समझना है हम लोग को, ठीक है। रेवेन्यू इनकम में क्या फ़र्क है वो तो हम लोग को पता है। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क है, और एक्सपेंडिचर को भी हम लोग को समझना होगा। बिजनेस करोगे एक्सपेंडिचर होंगे, नॉर्मली पैसा जा रहा है तो हम एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं, पैसा आ रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिसिप्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम की भी बात कर लेते हैं हम लोग, दोनों की बात करेंगे। बिजनेस में एक्सपेंडिचर्स कितने तरह के होते हैं, बिजनेस में एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं। सर एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे जो डिफाइन किए गए 3 तरीके के। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा deferred revenue expenditure. When we are talking about receipts, only 2 type of receipts. First is capital receipts, second is revenue receipts. ये भी हमें पता होना चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता होगा जाहिर से बताया आगे जाके अकाउंटिंग करने में हमें दिक्कत होगी। तो चलिए एक्सपेंडिचर्स का मतलब समझ लेते हैं फटाक से, ठीक है। बाकी बुक में और डिटेल्स में लिखा है, एग्जांपल्स भी हैं। सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर होता क्या है, सिंपल सी बात है, पैसा जा रहा है तो एक्सपेंडिचर हो रहा है। पहले बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कोई भी खर्चा जो हम कर रहे हैं उसका फ़ायदा हमें कई सालों तक मिले। अगर हम आज के समय में कोई खर्च कर रहे हैं, आप समझ लो अपना ही अपने कोई खर्चा किया, उसका फ़ायदा आपको कई सालों तक मिलेगा, देन दैट एक्सपेंडिचर इज़ नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ याद आ रहा है, इस तरह का कुछ पढ़ाया था मैंने कहीं, पढ़ाया था ना, फिक्स्ड एसेट्स, बिल्कुल सही है। अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, फर्नीचर्स खरीद रहे हो, आपने आज परचेज़ किया तो उसका फ़ायदा आपको कई सालों तक मिलना है, तो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं समझे, ये समझ में आ गया। कोई भी एक्सपेंसेस जिसका फ़ायदा हमें क्या मिल रहा है, मोर देन 1 ईयर, अगर उसका फ़ायदा हमें कई सालों तक मिलेगा, मोर देन अ ईयर मिलेगा, दैट मीन्स दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर उसका फ़ायदा कब तक मिल जाता है, विद इन अ ईयर, तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे हमने अपनी दुकान के लिए स्टॉक खरीदा, तो स्टॉक जो खरीद रहे हैं उसको तो हम बेच लेंगे ना, ये नहीं ना 2 साल के बाद बेचेंगे। हम जो स्टॉक खरीदते हैं उसका फ़ायदा हम उसी साल उठा लेते हैं, तो इसीलिए स्टॉक क्या हो गया, स्टॉक खरीद रहे, गुड्स खरीद रहे हैं, ये सब क्या हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने सैलरी दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, ये मेरा कैसा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। महीने सैलरी देंगे, महीने में फ़ायदा उठा लिया आपसे, फिर महीने सैलरी देंगे, फिर मैंने उठाया, सही है। तो ये सब रेवेन्यू। बिजली का बिल क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मोबाइल का बिल क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जनरेटर खरीदें तो कौन सा खर्चा, जनरेटर में तेल डलवा रहे हैं उसका खर्चा। इज दैट क्लियर। कैपिटल अगर तुम एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो कैपिटल से क्रिएट होता है रेवेन्यू, लेकिन रेवेन्यू से नहीं क्रिएट होता है कैपिटल। हमने गाड़ी खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले किया, अब उसके ऊपर क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होना शुरू हो गए।
सर्विसिंग कराओ, तेल डलवाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे खर्चे होने शुरू हो जाते हैं। तो कैपिटल क्रिएट रेवेन्यू, बट रेवेन्यू कैन नॉट क्रिएट कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर्स एग्जैक्टली हम लोग कहते हैं ना पैसे जा रहे हैं, तुम जब मशीन खरीदते हो तब भी पैसे जा रहे होते हैं, और जब तुम गुड्स खरीद रहे हो तब भी पैसे जा रहे होते हैं। अब डिफरेंस क्यों करना ज़रूरी है? डिफरेंस इसीलिए करना ज़रूरी है ताकि हम लोग सही समझें, हमें इसे बैलेंस शीट में दिखाना है कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है। क्योंकि इफ़ इट इज़ रेवेन्यू देन इट विल शो इन पीएल अकाउंट एक्सपेंसेस साइड में, बट इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर then it will shown in balance sheet where asset side। मशीन खरीद रहे हो किधर दिखाओगे? एसेट साइड। अब तुमने मशीन खरीदी, उसको इंस्टॉलेशन का चार्ज, लेबर को चार्जेस दिया, तुम कहते हो सर लेबर चार्ज है, ये तो मेरा रेवेन्यू है, पीएल में शो कर दिया। गलत कर दिए ना, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन को लाने लगाने में जितना खर्चा होता है सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसको किधर दिखाना था? बैलेंस शीट के किधर साइड में? एसेट साइड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किधर दिखाता? पीएल अकाउंट के एक्सपेंस साइड में। जब तुम एक्सपेंस की बात कर रहे हो, एक्सपेंस मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो, लेकिन जब एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो तो एक्सपेंडिचर में सर कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। लेकिन जब एक्सपेंस की बात कर रहे हैं तो एक्सपेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अफेक्ट योर प्रॉफिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अफेक्ट योर प्रॉफिट, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट अफेक्ट योर प्रॉफिट। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है सबको? तो ये चीज़ ध्यान रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात करेंगे क्या सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होती है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होती है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसी होती है कि देख है तो वो रेवेन्यू नेचर का, बट हमने उसको इस तरह से कर दिया कि उसका ही फ़ायदा हमें कई सालों तक मिलने लगे। नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फ़ायदा विद इन अ ईयर मिलता है, लेकिन हमने अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इस तरह से कर दिया कि उसका भी फ़ायदा मुझे कई सालों तक मिलने लगे, तो ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? जैसे मैंने गोरखनाथ पुल पे एक मैंने क्या लगाया, होर्डिंग लगवा दिया अपनी कंपनी का, मान लो न्यू एरा का मैंने बोर्ड लगा दिया, और मैंने कहा सर 5 साल तक ये होर्डिंग यही रहेगी। मैंने 5 साल का 5 लाख रुपए एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट आज ही दे दिया। सर एडवर्टीज़मेंट कंपनी जो करती है ना, हर साल करती है, वो उसके लिए है क्या? लेकिन मैंने उसको कैसे खर्च किया? मैंने पूरे 5 साल का आज ही पेमेंट कर दिया। बात समझे कि 5 साल तक मेरे को वो प्लेस चाहिए था, मैंने 5 साल का पूरा पेमेंट कर दिया। अब 5 साल का मैंने पहले पेमेंट कर दिया, ये एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट है सर, ये तो रेवेन्यू नेचर का, बट आपने इस तरह से कर दिया कि इसका ही फ़ायदा कई सालों तक मिलने लगेगा, तो सर इसको क्या बोलोगे? डेफर्ड रेवेन्यू। सर इसमें होगा क्या? तो इसमें देखो खर्चे ऐसे दिखाएंगे, एक्सपेंस और एसेट्स दोनों यूज़ करना पड़ेगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किधर दिखाई जाती है? ध्यान रहे, बैलेंस शीट के एसेट साइड। यहाँ पे दिखाया था मैंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बैलेंस शीट के एसेट में, डेफर्ड भी बैलेंस शीट के एसेट में। तो जब देखो अगर हमने 5 लाख का ये खर्च किया तो 1 लाख रुपए तो इस साल एडवर्टीज़मेंट का खर्चे में दिखाएंगे फर्स्ट ईयर, और 4 लाख रुपए किधर दिखाएंगे? डेफर्ड की तरह एसेट साइड में। ये फर्स्ट ईयर का हिसाब है। सेकेंड ईयर फिर क्या करोगे? फिर 1 लाख रुपए खर्च और 3 लाख रुपए, करते करते 5वें साल में ये नील हो जाएगा। 5 साल तक लेकिन बिल्कुल चला तो गया 5 लाख आज ही, लेकिन उसका हम बैलेंस शीट में शो करेंगे इस तरीके से। कैश तो माइनस हो ही गई है, कैश तो माइनस हो ही गई है। तो कहते हो ना कि दोनों तरफ का हिसाब बराबर होना चाहिए। तो अगर कैश तो चला गया, कैश तो 5 लाख आज ही चला गया, आया क्या? एडवर्टीज़मेंट खर्चा। लेकिन एडवर्टीज़मेंट खर्चा कितना दिखाओगे? सर बाकी 4 लाख कहाँ गया? डिफरेंस है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना। तो फिर क्या करोगे? इसको किस नाम से दिखाओगे? डेफर्ड एडवर्टीज़मेंट। किस नाम से? डेफर्ड एडवर्टीज़मेंट के नाम से कितना? 4 लाख। इज़ दैट क्लियर? ये है। तो जो ये एडवर्टीज़मेंट है ये तो एक्सपेंस में चला गया, डेफर्ड वाला किधर चला गया? एसेट साइड में। और इसको किस नाम से दिखाते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में एसेट।
और यही वो थी फिक्टिशियस एसेट्स, काल्पनिक एसेट, इसी को कहते हैं हम। बैलेंस शीट में अगर दिखा रहे हैं डेफर्ड एडवर्टीजमेंट, सर ये एसेट है क्या, रियल में कोई है क्या एसेट? ये तो खर्चा है, इसको बस एक अकाउंटिंग एंट्री के द्वारा एसेट बना के दिखा रहे हो, 5 साल तक इसे खींचना है इसलिए। इसी तरह से होता है ना, बिज़नेस शुरू कर रहे हो, इनॉग्रेशन खर्चा करते हो, उसको भी हम 5 साल तक शो कर रहे हैं, तो ये भी उसी तरह से होता है। तो इस तरह के खर्चों को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में इस हेड में दिखाते हैं। एडवर्टीज अभी इनॉग्रेशन एक्सपेंस बताया मैंने तुम्हें, इनॉग्रेशन एक्सपेंस भी ऐसे ही होता है जिसका फ़ायदा हमें कई सालों तक मिलता है। या कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उस पर काफ़ी खर्च करती है कंपनी, खासकर मोबाइल्स में तो आजकल हर 6 महीने पे कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च ही होता है, ठीक है ना। लेकिन जो जैसे कार कंपनियां जब नया कार लॉन्च करती है उस पर काफ़ी खर्च करती हैं ताकि लोगों को उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी हो और लोग उसे खरीदें तेज़ी से, ठीक है। तो वो जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है ना, तो उस समय जो खर्चा करती है तो वो हैवी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, उसको भी वो कई साल तक डेफ़र कर देती है। डेफ़र मतलब कई सालों में बांट देती है, समझ गए। रिसिप्ट्स के बारे में हम लोग कल चर्चा कर लेंगे, एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे कल। आज हम लोग मोटा मोटी पढ़ लिए कि यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आज जब घर जाना, यहाँ से जब घर जाना, और जब तक तुम घर नहीं पहुँच जाते, जब तक तुम अपने शॉप पे रहते, तुम देखते रहना क्या क्या कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, क्या क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तुम्हें चाय पिला रही है कंपनी, ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? चाय नहीं पिलाती है, अच्छा ठीक है। अच्छा डेली कुछ ना कुछ खर्चे तो डेली वाले कुछ ना कुछ होते हैं, पेटी एक्सपेंसेस होते होंगे ना, कुछ ना कुछ पेटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे, वो क्या है, न्यूज़पेपर आता है ना। बिल्कुल, तुम अब देखना कि क्या क्या यहाँ रेवेन्यू है, क्या क्या कैपिटल है। जो तुम्हारे फर्नीचर्स दिख रहे हैं वहाँ पे शानदार शानदार फर्नीचर लगा रखा है, तो वो सब क्या है, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सही है कि नहीं सही है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इस चीज़ को तुम लोग आज घर जाने तक तुमने क्या क्या किया, सुबह से उठे हो कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिए। सर 1 रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है ना। हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे करते हैं? हाँ, तेल डलवाया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए हो तुम लोग। तो तुम लोग अब दिन भर देखो कि हम क्या क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, क्या क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब इस चीज़ को अपने लाइफ में घुसाओगे ना अकाउंट्स को, तब मज़ा आएगा अकाउंटिंग करने का, तब चीज़ें सही क्लियर होगी, ठीक है। सो आज की सभा यहीं पे समाप्त, कल फिर से इसको पढ़ेंगे अच्छे से। आज के लिए इतना काफ़ी है। सो टुडेज़ क्लास इज़ ओवर।